नमस्कार। मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के छठे भाव के बारे में। और चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। देखिए दर्शकों, अभी हमने आपके लिए ही एक खास कार्यक्रम सवाल जवाब श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इसमें हम दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। आप अपनी ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो जो आप जानना चाहते हो, वह चैनल के किसी भी वीडियो पर जाकर के आप अपना कमेंट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब हम अवश्य देंगे। दूसरी बात, ज्योतिष को समझने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। और इस वीडियो से, इस चैनल से मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि जो ज्योतिष का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो वैज्ञानिक आधार है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के छठे भाव पर, क्योंकि जो जन्म कुंडली का छठा भाव है उसे दुस्थान माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार छठा स्थान, आठवां स्थान और 12वां स्थान ये अशुभ भाव माने जाते हैं। इनके स्वामी भी अशुभ माने जाते हैं। और यह धारणा है कि इस भाव के स्वामी जहाँ स्थित होंगे या कोई ग्रह, कोई भावेश यहाँ स्थित होगा तो शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। छठे भाव के बारे में यह भी धारणा है कि पाप ग्रह यदि यहाँ स्थित हुए तो अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन आज के समय में छठे भाव की प्रासंगिकता और छठे भाव का महत्व बहुत हद तक बढ़ जाता है। ऐसा क्यों, हम लोग इस पर भी एक चर्चा करेंगे अभी। दूसरी बात है, छठे भाव में बैठे ग्रह या जो छठे भाव के स्वामी हैं वो हमेशा अशुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। हम लोग इसको भी जानेंगे। देखिए, जो छठा भाव है वह रोग को दर्शाता है। छठा भाव रिपु को दर्शाता है, अर्थात शत्रु को। और छठा भाव कर्ज को दर्शाता है। अब छठे भाव में यदि शुभ ग्रह आते हैं, जो सामान्य सिद्धांत है उसके अनुसार, तो अपना उदासीन हो जाते हैं वहां। और यदि पाप ग्रह हुए, जैसे शनि, मंगल, राहु, ये लोग यहां बैठेंगे तो ये व्यक्ति को शत्रुओं पर हावी रखते हैं। पर यहां भी एक चीज अवश्य देखने को मिलती है कि जातक के जीवन में शत्रु रहेंगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का जो समय है यह कट थ्रोट कंपटीशन का दौर है। मुकाबला, प्रतिद्वंदिता, यह आज सबके अंदर विद्यमान हुई है। और मैंने इसीलिए कहा था कि छठे भाव की प्रासंगिकता अत्यंत बढ़ जाती है। यानी आज एक होड़ सी मची हुई है आगे बढ़ने की, एक होड़ सी मची हुई है खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की। और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना और खुद को उस लेवल तक ले जाना सबके भाग्य में नहीं होता। अच्छा, कर्म तो सभी लोग करते हैं। कर्म ऐसा तो है नहीं कि कर्म सब नहीं करते। मेहनत करने में आजकल हर एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहता है। सभी चाहते हैं कि वो दूसरों से आगे निकल जाए, पर ऐसा सभी लोग तो निकल नहीं पाते। कुछ चुनिंदे भाग्यशाली लोग ही है ना जो आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ दशम भाव क्या दर्शाता है? दशम भाव दर्शाता है कर्म को। तो क्या सिर्फ दशम भाव के बली होने मात्र से व्यक्ति को अपने जीवन काल में सफलता मिल जाएगी क्या? नहीं। इस कंपटीशन के युग में छठे भाव के बली होने से सफलता मिलेगी, अगर मैं ये कहूं तो आपको जानकर के आश्चर्य हो सकता है कि ऐसा कैसे? बिल्कुल, छठा भाव दशम भाव से नवम होता है। यानी जब दशम भाव से गिने तो जो संख्या आती है नौवीं संख्या यानी भाग्य भाव बनता है, यानी कर्म का भाग्य। आप जो कर्म कर रहे हैं उससे आपको कितना लाभ मिलने वाला है और आपके कर्म जो है वो आपको कितना भाग्यशाली बनाएंगे, यह निर्भर करता है छठे स्थान पर। छठा भाव मजबूत होगा तो ही आप अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल पाएंगे। यदि छठा भाव मजबूत नहीं हुआ तो आप अपने प्रतिद्वंदियों से आगे नहीं निकल पाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। छठा भाव ही वह भाव है जिसे उपज भाव भी कहा जाता है। छठे भाव से में ही तो वसुमती योग भी बनता है।
यदि लग्न कुंडली और जन्म कुंडली से 3, 6, 10, 11 शुभ ग्रह हों तो वसुमती योग बनता है। और प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि देश काल परिस्थिति और ज्योतिष देखिए एक शोध का विषय है। मेरा पूर्ण सम्मान है और मैं भी उन्हीं की पुस्तकों को पढ़ करके ज्योतिष सीखा हूँ, तो उनके लिए पूरी आदर है, श्रद्धा है। लेकिन साथ ही मेरा कुछ रिसर्च है, मेरा भी कुछ शोध है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। अगर शुभ ग्रह हुए तो क्या वो अच्छा फल नहीं देंगे? देंगे। एक और भी आम धारणा है कि छठे भाव का संबंध यदि लाभ स्थान और धन स्थान के स्वामी से बन गया तो व्यक्ति अपने जीवन में लाभ नहीं कमा पाएगा, व्यक्ति अपने जीवन में धन नहीं कमा पाएगा। इस पर भी आऊंगा, पर एक योग मैं और ले लेता हूं। मैंने कहा वसुमती योग बनता है, साथ ही साथ छठे भाव से ही तो लग्नादि और चंद्रादि योग बनता है। लग्नादि और चंद्रादि योग बनता कैसे है? यदि जन्म कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से छठे, 7वें और 8वें में शुभ ग्रह हो तो लग्नादि, अगर चंद्रमा से हो तो चंद्रादि योग बनता है। तो यहां भी इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। एक और उदाहरण दे रहा हूं आपको। छठे भाव में यदि गुरु स्थित हो जाए तो व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। एक उदाहरण भी दूंगा इससे संबंधित, ध्यान से सुनिएगा। अब मन में सवाल आएगा कि यह क्या, छठे भाव में गुरु बैठ करके सुरक्षा कवच कैसे बना देंगे? बिल्कुल बना देंगे। छठे भाव में गुरु बैठेंगे तो जो गुरु की सप्तम दृष्टि है वह कहां जाएगी? वह जाएगी व्यय स्थान पे, द्वादश स्थान पे। और जो गुरु की नवम दृष्टि है वह कहां जाएगी? वह धन स्थान जाएगी। और लग्न, यानी लग्न के दोनों तरफ बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है। अब आप क्या, लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं है, लग्न आपका व्यक्तित्व है, लग्न आपका देखने का नजरिया है। अब सोचिए जरा, आपके इर्द गिर्द दोनों तरफ दाएं और बाएं खुद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? यह छठे भाव से ही होता है। आज का वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वह यह है कि जितने भी लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली में छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव, इन भावों में यदि ग्रह बैठे हो, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 4 ग्रह बैठ जाए, 5 ग्रह बैठ जाए, पंचग्रही योग बन जाए, त्रिग्रही योग बन जाए, तो फिर ऐसे लोग निराश हो जाते हैं कि जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 8वें भाव पर भी जो वीडियो है उसमें मैंने कहा है कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में अष्टम भाव में 4 ग्रहों का योग है। तो समझना है हमें। अब देखिए, अमिताभ बच्चन की जन्म कुंडली में छठे भाव में भी गुरु विराजमान है, वही मैं उदाहरण देने वाला था जब हमने वीडियो में चर्चा की थी कि इस पर एक उदाहरण भी है गुरु पर। अब उनकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की। अब कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में गुरु क्या होते हैं? गुरु होते हैं धनेश, और साथ ही साथ गुरु होते हैं लाभेश। अब देखिए, उनकी जन्म कुंडली में धनेश और लाभेश गुरु कहाँ आकर के स्थित हो गए? तो वो आकर के स्थित हो गए षष्ठम स्थान में। उस सिद्धांत के हिसाब से तो फिर शुभ फल नहीं मिलने चाहिए ना, उनको तो हमेशा कर्ज में डूबे रहना चाहिए, हमेशा कभी बाहर ही नहीं आना चाहिए उनको। पर वो बाहर भी आए, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो परेशान हुए, लेकिन उससे बाहर भी निकले। और वो गुरु की वजह से नहीं, वो बुध की वजह से बनी थी, जब बुध की महादशा आई थी। अब यहां पर जो छठे में गुरु बैठे तो गुरु की जो धन स्थान पर दृष्टि गई वह स्वराशि की दृष्टि गई, गुरु की नवम दृष्टि गई मीन राशि पर, वह स्वराशि की दृष्टि थी ना। तो धन स्थान का मजबूत होना, क्योंकि नियम यह भी कहता है कि जो ग्रह यदि अपने भाव को देखेंगे तो भाव पुष्ट होगा, वह भाव बली होगा। तो उस सिद्धांत के हिसाब से वहां पर वह भाव बली हो गया। और अष्टम में 2 शुभ ग्रह और बुध और शुक्र विराजमान। वैसे तो सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल 4 ग्रह, पर देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन बना कि धन स्थान पर तीनों शुभ ग्रहों की दृष्टि चलेगी, गुरु की नवम दृष्टि और बुध और शुक्र की सप्तम दृष्टि, जिसमें कि गुरु की जो है स्वराशि दृष्टि, शुक्र की उच्च दृष्टि। और उच्च दृष्टि काम इसलिए कि क्योंकि नीचभंग राजयोग भी बना। तो वही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में यदि छठे भाव में ग्रह स्थित हो गए तो उससे आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें ज्योतिष शास्त्र को उदाहरण के द्वारा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए,
यदि सिंह लग्न की जन्म कुंडली होगी तो सिंह लग्न की जन्म कुंडली में मंगल भाग्य स्थान के स्वामी। अब अगर देखिए, अगर नियम के हिसाब से तो भाग्य से यदि आ जाए छठे में, दशमेश यदि आ जाए छठे में, तो अच्छा फल नहीं देना चाहिए। पर यदि वही मंगल छठे स्थान में आ जाएंगे तो राशि कौन सी होगी? सिंह लग्न में राशि होगी मकर। वो मकर राशि पर उच्च के मंगल यहां भाग्य को कमजोर करेंगे क्या? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वरन भाग्य को मजबूत करेंगे। व्यक्ति भाग्यशाली होगा और अपने जीवन काल में अत्यंत उन्नति को प्राप्त करेगा। एक और कारण है इसके पीछे, मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि, फोर्थ एस्पेक्ट जो मार्स का होगा, वो कहां जाएगा? 9th हाउस पे जाएगा। तो यानी 9th हाउस अपने ही लॉर्ड के द्वारा जो है दृष्ट हो जाएंगे, अपने ही स्वामी के द्वारा दृष्ट हो जाएंगे। कितना सुंदर संयोग, छठे भाव नहीं बन रहा है ना। तो छठे भाव में ग्रहों का स्थित होने मात्र से सिर्फ यह अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा लेना है कि वह ग्रह खराब कर देंगे। वो कई व्यक्तियों की मैंने जन्म कुंडली देखी है जहां पंचमेश छठे में है और वो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, अत्यंत शिक्षित है, बुद्धिमान है, बुद्धि उनकी बहुत अच्छी है। छठे भाव में गुरु स्थित है, गुरु की महादशा में व्यक्ति ऊंचाई पर जा रहे हैं। भाग्येश छठे में व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली है। दशमेश छठे में व्यक्ति फिर भी जो है अपने कार्यकाल में यशस्वी, उसको पहचान मिल रही है, उसके कार्यों को उसका यश मिल रहा है। तो जो अशुभ भाव है, और अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं मानूं तो मैं सभी भावों का एक अलग महत्व मानता हूं। लग्न से लेकर के द्वादश तक सभी भावों के पीछे कुछ ना कुछ कारण है और सभी भावों का एक महत्व है। छठे भाव, अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली, मंगल लग्नेश भी होते हैं और षष्ठेश भी होते हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि कहां पड़ती है? छठे भाव में। अब ऐसे मंगल यदि लाभ स्थान में स्थित हो जाए तो अत्यंत सुंदर योग बना देंगे। ऐसा व्यक्ति लोन लेकर के कोई कार्य शुरू करेगा तो अत्यंत ऊंचाई को प्राप्त करेगा। तो छठे भाव की हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना है। दूसरी बात है कि छठे भाव में स्थित ग्रह किस राशि पर है, कितने अंशों पर है, नवमांश में उसकी क्या स्थिति है, दशमांश में क्या स्थिति है। क्योंकि ग्रह जहां बैठे हैं, इसके अतिरिक्त ग्रहों की दृष्टियां, ग्रह कहां दृष्टिपात कर रहे हैं। जैसे गुरु बैठेंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि दशम पे चली जाएगी, तो व्यक्ति का कार्मिक क्षेत्र तो ऐसे ही सुधर गया ना। अमृत दृष्टि होती है गुरु की, तभी तो मैंने आपको उदाहरण दिया है गुरु वाला। तो इस चीज को हमें समझना है। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी छठे भाव में गुरु है तो अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन अच्छे से करें और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। तो दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है और ऐसे ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हम अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।